नमस्कार साथियों, मैं मनीष पिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान का अध्याय 2 ध्रुवीयता का अंत, और आज है उसका लेक्चर नंबर 9 और 9 पे आज ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत और सोवियत संघ के संबंधों के बारे में, पूर्व साम्यवादी देश जो पहले साम्यवादी देश थे उनके साथ भारत के कैसे संबंध रहे वो, और फिर फाइनली बात करेंगे आज सोवियत संघ के विघटन का पूरा घटना चक्र, जो पूरी टाइमलाइन है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर को। देखिए, भारत और सोवियत संघ के जो रिश्ते हैं वो बहुत बेहतर रहे। जैसा कि एक तो अपन लोग देख सकते हैं कि 1971 में 20 साल की ट्रीटी करी जाती है, फ्रेंडशिप पीस ट्रीटी जो करी जाती है कि हाँ भैया हम आपको सपोर्ट करेंगे जो पाकिस्तान के साथ आपकी लड़ाई हो रही है। 20 साल के लिए 1931 से 1991 तक वो ट्रीटी होती है। तो मतलब भारत और सोवियत संघ के रिश्ते हमेशा से ही गजब के रिश्ते रहे, और जो सोवियत संघ का फिर उत्तराधिकार रहा रूस, उसको भारत ने सदैव समर्थन करा है और रूस ने भारत को हमेशा से ही समर्थन किया है। अभी मैं कल परसों का ही न्यूज़ देख रहा था, तो शायद उसमें जो पुतिन हैं, राष्ट्रपति हैं अभी रशिया के, उन्होंने काफ़ी जम करके तारीफ भारत की करी है। मतलब दिल खुश हो गया मेरा। वो कहते हैं कि भविष्य जो है ना अब भारत का है, जो फ्यूचर है ना वो अब इंडिया का। सच में दिल खुश हो गया, गजब का मजा आ गया सुन करके, ठीक है ना। तो मतलब रूस और इंडिया के जो रिलेशंस रहे ना वो हमेशा से ही बेहतर रहे। पर रूस जो पहले था वो सोवियत संघ था, तो सोवियत संघ के साथ हमारे कैसे संबंध रहे वो भी जानते हैं। शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुत गहरे थे। देखिए, अब भारत ने जो नीति अपनाई वो अपनाई है नेम, ठीक है, गुटनिरपेक्षता आंदोलन। ना हम सोवियत संघ की तरफ जाएंगे, ना हम अमेरिका की तरफ जाएंगे, ना हम साम्यवादियों की तरफ है, ना हम लोग पूंजीवादियों की तरफ है, हम किसी की भी तरफ नहीं है। तो भारत ने नेम की नीति अपनाई, गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, परंतु नेम की नीति अपनाने के बावजूद भी भारत के सोवियत संघ के साथ जो संबंध थे, जो रिलेशंस थे वो बहुत गहरे थे। मतलब आप कह सकते हो बहुत अच्छे रिलेशंस थे, ठीक है। गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने के बावजूद भी भारत सोवियत संघ की तरफ अच्छे रिश्ते ही रखता था। इससे आलोचकों को ये कहने का अवसर भी मिला कि भारत सोवियत खेमे का हिस्सा था। तो जो आलोचक थे, जो भारत की बुराई करते थे, जो भारत के अगेंस्ट में थे, उनको ये कहने का मौका मिल गया कि भारत ने नीति नेम की अपना रखी है, परंतु भारत तो सोवियत खेमे को हिस्सा है, वो तो उनको सपोर्ट कर रहा है, उनसे हर बार उनसे मदद लेता है, उनसे सपोर्ट कर लेता है। तो भारत सोवियत खेमे का हिस्सा, ऐसा वो लोग मानते थे। इस दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुआयामी थे, ठीक है। अब जो इनके संबंध है वो कैसे थे? बहुआयामी थे। बहुआयामी का मतलब होता है मल्टी डायमेंशनल थे। कोई एक ही चीज पर फोकस नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ सेना के रिगार्डिंग ही काम कर रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ आर्थिक चीजों के रिगार्डिंग ही काम कर रहे हैं। बहुआयामी थे, अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग चीजों में काम कर रहे थे। राजनीतिक, पॉलिटिकल हेल्प, डिप्लोमेटिक हेल्प कर रहे हैं, मिलिट्री की हेल्प कर रहे हैं, इकोनॉमिक हेल्प एक दूसरे को कर रहे हैं। तो बहुआयामी संबंध उस समय भारत और सोवियत संघ के थे। सबसे पहले जानते हैं आर्थिक रिलेशंस कैसे थे, इकोनॉमिक रिलेशंस कैसे थे। सोवियत संघ ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को ऐसे वक्त में मदद की जब ऐसी मदद पाना मुश्किल था। तो उस समय भारत में समाजवाद का थोड़ा सा दबदबा था। सरकार चाहती थी कि नहीं, जो सरकार की कंपनियां हैं, जो लघु उत्पादक है, वो ज्यादा तरक्की करे, वो ज्यादा आगे बढ़े। तो जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां थी उनको सोवियत संघ ने मदद करी, और सोवियत संघ ने ऐसे टाइम पर मदद करी शायद कि दुनिया का कोई भी देश इतनी मदद भारत की नहीं कर पाता। तो सोवियत संघ का पहला जो कदम आपको देखने को मिलेगा भारत के प्रति इकोनॉमिक हेल्प का, तो मतलब भारत के सार्वजनिक क्षेत्र को बचाने का जो काम करा है वो सोवियत संघ ने करा है। सोवियत संघ भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम के इस्पात कारखानों को मतलब क्या होता है? इस्पात का मतलब क्या होता है बच्चों? स्टील, ठीक है, स्टील। तो जो स्टील के जो कारखाने थे, कहां पे? भिलाई में, बोकारो में, विशाखापट्टनम में। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स जैसी मशीनरी संयंत्रों के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता दी है। तो भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम, इनमें जो स्टील प्लांट्स वहां पे लगाए गए हैं उनमें टेक्नोलॉजी वहां पे प्रोवाइड कराई है किसने? रूस ने, या सोवियत संघ आप जिसे कह सकते हैं। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स जैसी मशीनें उपलब्ध कराई है। तो आर्थिक रूप से, इकोनॉमिक हेल्प के रूप में और टेक्निक हेल्प में भी उन्होंने मदद करी। भारत में जब विदेशी मुद्रा की कमी थी तब सोवियत संघ ने रुपए को माध्यम बनाकर भारत के साथ व्यापार किया था। ये एक निशानी होती है अच्छे दोस्त की, ठीक है। जब विदेशी मुद्रा की कमी थी, पूरी दुनिया में जो व्यापार होता था वो डॉलर में होता था, और भारत किसी के साथ विदेशों में इतना व्यापार कर नहीं रहा है, तो उनके पास डॉलर आ नहीं रहा था भारत के पास। तो जब सोवियत संघ के साथ कोई व्यापार हो रहा था तो सोवियत संघ ने बोला कोई बात नहीं, अगर आपके पास विदेशी मुद्रा नहीं है, कोई सी विदेशी मुद्रा नहीं, तो आप तो रुपए के हिसाब से मुझे पेमेंट कर दीजिए, चल जाएगा। तो रुपए को आधार बना करके, रुपए को माध्यम बना करके भारत के साथ व्यापार किया, एक बहुत बड़ी बात है। तो वो हो गया आर्थिक जो हेल्प उन्होंने करी, इकोनॉमिक हेल्प्स जो करी वो। अब बात करते हैं राजनीतिक।
सोवियत संघ ने कश्मीर मामले पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के रुख को समर्थन दिया। देखिए, अब कश्मीर के मुद्दे को लेकर के हमेशा पाकिस्तान आग बबूला रहता है, ठीक है, कि नहीं नहीं कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। और इस बात को लेकर के वो बहुत सी बार संयुक्त राष्ट्र संघ में यूएनओ में चला गया है, ठीक है, यूएनओ में उसने बहुत बार ही चिल्लाया पाकिस्तान की कश्मीर हमारा, कश्मीर हमारा, पर कोई नहीं सुनता उनकी, ठीक है, कोई भी नहीं सुनता। और हम जो भी बात बोलते हैं उसका ऑलमोस्ट पूरी दुनिया ही समर्थन करती है, पर सोवियत संघ या रूस बिल्कुल डट करके समर्थन करता है कि भारत जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है जिसको कभी कोई अलग नहीं कर सकता। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के रुख को समर्थन करना, और आपको पता होना चाहिए सोवियत संघ के पास क्या है, वहां पर वीटो पावर है, वो स्थायी सदस्य है, वो चाहे किसी चीज को रोक भी सकता है और चाहे किसी चीज को आगे भी बढ़ा सकता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ जो एक स्थायी सदस्य है उसका सपोर्ट भारत को होना एक बहुत बड़ी बात है। सोवियत संघ ने भारत के संघर्ष के गाढ़े दिनों, खासकर सन 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के दौरान मदद करी। तो सोवियत संघ ने भारत के संघर्ष के गाढ़े दिन का जो कठोर दिन है, जो बहुत खराब दिन थे, विशेष करके 1971 में जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो युद्ध के समय भारत की मदद सोवियत संघ ने करी, और पाकिस्तान की जो मदद है वो अमेरिका कर रहा था। भारत ने भी सोवियत संघ की विदेश नीति का अप्रत्यक्ष लेकिन महत्वपूर्ण तरीके से समर्थन करा। तो अब भारत नेम का हिस्सा था, तो खुल करके उसने सोवियत संघ की किसी भी नीति का प्रचार प्रसार नहीं करा या खुल करके सपोर्ट नहीं करा, डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करा, पर अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा भारत क्या है, सोवियत संघ के साथ ही बना रहा, सोवियत संघ के साथ उसने सपोर्ट ही करा है और समर्थन ही करा है। आप समर्थन का लेवल तो यहां भी देख लो, अभी तक देख लो, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई, पूरी दुनिया यूक्रेन के साथ खड़ी थी, पूरी दुनिया यूक्रेन के साथ गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पर भारत ने ना तो यूक्रेन के खिलाफ कुछ बोला और प्रेम भाव से ही रशिया का धीरे धीरे साथ देता है। रशिया के खिलाफ जाकर के भी नहीं बोला कि रशिया गलत कर रहा है क्योंकि पता है कि अमेरिका कल को पलट जाएगा, अमेरिका साथ नहीं देगा, ये बाकी यूरोपियन कंट्री साथ नहीं देगा, पर रशिया हमेशा साथ देगा। ऐसा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है, तो रशिया का साथ बना रहना चाहिए। तो ना रशिया से दुश्मनी ली और यूक्रेन वालों के बीच बीच में मदद करिए, ठीक है, खाने के लिए सामान भिजवा रहे हैं, ठीक है, और बस यही बात कहिए कि हम ऐसी हिंसात्मक जो गतिविधियां भारत उनका विरोध करता है, ये चीज गलत है। पर ये खुल करके नहीं बोला कि रूस गलत कर रहा है, रूस खराब काम कर रहा है। और रूस और यूक्रेन में जो हमारे स्टूडेंट्स थे, उन स्टूडेंट्स को भारत सरकार लेकर के आती है, एक बहुत बड़ी बात है, गजब की बात है, ठीक है, और दोनों युद्ध को रोक कर करके भारत के स्टूडेंट्स को निकालते हैं, ये अच्छी बात है। अब सैन्य शासन में अगर मिलिट्री में अगर अपन देखते हैं कि मिलिट्री हेल्प किस प्रकार से करिए, भारत को सोवियत संघ ने ऐसे वक्त सैनिक साजो सामान दिए जब शायद ही कोई अन्य देश अपनी सैन्य टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए तैयार था। तो भारत ने को सोवियत संघ ने अपनी जितना भी सेना का कोई सामान था, कोई भी टेक्नोलॉजी थी, वो भारत को दी। शायद उस समय कोई भी दुनिया में दूसरे देश को ऐसी मिलिट्री की टेक्नोलॉजी नहीं देना चाहता था, ठीक है, क्योंकि खतरा बन जाता कि यार ये देश भी पावरफुल हो जाएगा। पर सोवियत संघ ने इंडिया पे पूरा विश्वास जताया और उसको बेहतर से बेहतर जो मिलिट्री की टेक्नोलॉजी आती है, मिलिट्री के इक्विपमेंट्स आते हैं, वेपन्स आते हैं, हथियार आते हैं, वो भारत को प्रोवाइड कराए। सोवियत संघ ने भारत के साथ कई ऐसे समझौते किए जिससे भारत संयुक्त रूप से सैन्य उपकरण तैयार कर सका, और सोवियत संघ और भारत के बीच में काफी ऐसे समझौते हुए जिससे कि भारत सोवियत संघ की मदद से खुद सैन्य उपकरण तैयार कर सकता है, मतलब खुद सेना के लिए इक्विपमेंट्स बना सकता है, बंदूकें, गोले बारूद खुद तैयार कर सकता है सोवियत संघ की मदद से। तो आप देखिए सोवियत संघ हमारे लिए हर जगह मददगार हो रहा है, हर तरफ से उसने हमारी मदद ही करी है। अब संस्कृति के हिसाब से देखिए, कल्चरली देखते हैं, हिंदी फिल्म और भारतीय संस्कृति सोवियत संघ में बहुत लोकप्रिय है, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है, हिंदी की फिल्में और भारतीय जो संस्कृति है वो सोवियत संघ में काफी लोकप्रिय है। बड़ी संख्या में भारतीय लेखक और कलाकारों ने सोवियत संघ की यात्रा करी, तो काफी जो भारतीय लेखक हैं और कलाकार हैं वो सोवियत संघ गए, वहां की यात्राएं कर करके आए, विजिट करके आए, बहुत अच्छा लगा। अब बात करते हैं, ये तो भारत और सोवियत संघ के रिश्ते के क्षेत्र, ठीक है, इंडिया और यूएसएसआर के क्या रिलेशन थे। पर 1991 में यूएसएसआर टूट गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, ठीक है, ये जो अभी मैंने आपको पढ़ाया ये आपके बॉक्स में दिया हुआ है। 1991 में यूएसएसआर टूट गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया। अब जो देश टूटे हैं और ये जो पूर्व साम्यवादी देश थे, जितने भी ये यूएसएसआर में जितने भी देश हैं, उनके साथ भारत के कैसे संबंध है वो जानेंगे। पूर्व साम्यवादी देश और भारत ने साम्यवादी रह चुके सभी देशों के साथ अच्छे संबंध कायम किए हैं, लेकिन भारत के संबंध रूस के साथ सबसे ज्यादा गहरे हैं। तो भारत ने जितने भी साम्यवादी देश रहे, भारत ने सबके साथ अच्छे संबंध रखे, और भारत की कोशिश हमेशा से यही रही है कि हम सभी के साथ अच्छे संबंध रखें, किसी के साथ कोई हिंसा ना करे, किसी के साथ कोई गलत ना करे, सभी के साथ अच्छे संबंध रखे, चाहे वो पूर्व साम्यवादी देश हो चाहे कैसे भी देश हो। और इन पूर्व साम्यवादी देशों में सबके साथ संबंध अच्छे थे, पर एक बेस्ट फ्रेंड तो बेस्ट फ्रेंड ही होता है, और वो बेस्ट फ्रेंड कौन था? रूस के साथ बहुत ही ज्यादा गहरे संबंध है।
भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू भारत का रूस के साथ संबंध है। और जो भारत जब भी कोई भी विदेश नीति तैयार करता है, कोई भी फॉरेन पॉलिसी जब भारत तैयार करता है कि हमें फॉरेन में ये काम करना है, फॉरेन हमारी पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए, ये हमारा प्लान है, तो उसमें भारत का रूस के साथ संबंध एक इंपॉर्टेंट बात है कि रूस के साथ हमारे संबंध खराब नहीं होने चाहिए। किसी भी हाल में रूस और हमारा जो प्यार है वो प्यार बना रहना चाहिए, हम दोनों एक साथ हमेशा ही रहने चाहिए। भारत रूस संबंधों का इतिहास आपसी विश्वास और साझे हितों का इतिहास है। तो भारत और रूस संबंधों का जो इतिहास है, अब भारत और रूस संबंध का इतिहास मतलब भारत और सोवियत संघ के साथ जो रिश्ते बने रहे सोवियत संघ के साथ, उन की बात कर रहा है, क्योंकि इतिहास में तो ये सोवियत संघ ही था, तो फिर सोवियत संघ टूटा है। तो भारत और रूस का जो रिश्ता है ना, ये आपसी विश्वास का है और आपसी साझे हितों का। आपसे विश्वास का मतलब एक दूसरे को विश्वास है, रूस को भारत पे, भारत को रूस पे विश्वास है। और साझे हितों का मतलब क्या है? कॉमन इंटरेस्ट है, दोनों के कॉमन इंटरेस्ट है। जो रूस चाहता है वो भारत भी चाहता है, ठीक है। भारत और रूस दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। भारत रूस के आपसी संबंध इन देशों की जनता की अपेक्षाओं से मेल खाते हैं और भारत और रूस के जैसे जो संबंध है, जो देश दोनों देशों की जो जनता है उनकी जो अपेक्षा है उनको भी मेल खाते हैं। मतलब जैसा भारत के लोग चाहते हैं कि रूस के साथ संबंध होना चाहिए, वैसे भारत सरकार ने बना रखे हैं। जैसे रूस की जनता चाहती है कि भारत के साथ ऐसे संबंध होने चाहिए, रूस सरकार ने वो संबंध बना रखे हैं। बहुध्रुवीय विश्व का सपना, ये अभी इसी में चल रहा है। रूस और भारत का बहुध्रुवीय विश्व का सपना है। दो ध्रुवीय का नहीं, एक ध्रुवीय का नहीं, बहुध्रुवीय, जहां पर कोई एक देश पावरफुल ना हो, एक देश सुपर पावर ना हो, एक देश ताकतवर ना हो, दो देश ताकतवर ना हो, बहुत सी ऐसी ताकतें पैदा होनी चाहिए, ऐसे बहुत से ताकतवर देश पैदा होने चाहिए। और उन ताकतवर देशों में कौन हो? भारत भी हो और रूस भी हो, क्योंकि रूस 1991 के बाद बिल्कुल एक आप कह सकते हैं कि जीरो से फिर से शुरू कर रहा है अपनी सारी पॉलिसियां, सब कुछ बदल करके, शॉक थेरेपी के नतीजों को भुगत करके फिर से वो जीरो से एक बार शुरू करेगा। अंतरराष्ट्रीय फलक में कई शक्तियां मौजूद हो। अगर आपसे पूछ लिया जाए बहुध्रुवीय विश्व का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है कि अंतरराष्ट्रीय फलक पर कई शक्तियां मौजूद हो। अंतरराष्ट्रीय फलक का मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पे पूरे दुनिया में एक कोई ताकत ना हो, जैसे कि अमेरिका थी, दो ताकतें ना हो जैसे अमेरिका और सोवियत संघ थी, बहुत सी ताकतें होनी चाहिए। काफी 5, 10, 15 जो पावरफुल कंट्रीज है, पावरफुल जो संगठन है वो होने चाहिए। इससे क्या होगा? जब ज्यादा लोग ताकतवर है तो क्या होगा? युद्ध होना है के खतरे हैं वो खुद पे खुद क्या हो जाएंगे? टल जाएंगे। आप हमेशा एक बात देखिएगा कि युद्ध होने का चांसेस जो होते हैं वो क्या होता है? कोशिश ये होती है कि जो एक पावरफुल है तो वो पूरी दुनिया को डराएगा कि नहीं तुम ऐसा करो, नहीं तो देख लो मैं तुम्हें मार दूंगा, बॉम्ब फोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। पर जब काफी पावरफुल होंगे, आप ये देखिए यूएसएसआर में और यूएसए में बड़ी हिंसक लड़ाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि दोनों पावरफुल थे। अवरोध की जो नीति मैंने आपको पढ़ाई की, नहीं यूएसए ये सोचता है कि अगर मैं एक बॉम्ब फेंकूंगा तो वो दो बॉम्ब फेंकेंगे, यूएसएसआर भी ये सोच रहा है कि अगर मैं मारूंगा तो वो भी हमें मारेंगे। दोनों पावरफुल थे इसलिए वो शीत युद्ध रहा। अगर एक कमजोर और एक पावरफुल रहता तो कभी किसी ना किसी को बर्बाद करके छोड़ देता। तो अंतरराष्ट्रीय फलक पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई शक्तियां मौजूद होनी चाहिए। अब देखिए जो बहुध्रुवीय विश्व का सपना है, ये सपना किस किस का है? भारत और रूस का है कि जो पूरी दुनिया है वो कैसी होनी चाहिए? बहुध्रुवीय होनी चाहिए। अब उसमें क्या क्या बातें आती हैं कि पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई शक्तियां मौजूद हो, सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी हो, यानी किसी भी देश पर हमला हो तो सभी देश उसे अपने लिए खतरा माने और साथ मिलकर कार्रवाई करें। सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी मतलब दुनिया में किसी भी देश पर कहीं पर भी कोई हमला होता है तो यह माना जाए कि अगर वो हमला हुआ और हमला करने वाले लोग गलत हैं तो पूरी दुनिया को, सभी देशों को मिलकर के उस पर क्या करना चाहिए? हमला करना चाहिए, और जिन पे हमला हुआ उनको बचाना चाहिए। तो सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी हमें लेनी होगी। ऐसा नहीं वहां पर हमला हो रहा है, वहां पर आतंकवाद की गतिविधि हो रही है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है। जब तक हम पे नहीं बीते तब तक ही हम कोई एक्शन नहीं लेते। तो ऐसी वाली नीति नहीं है। अगर किसी पे भी हमला होता है तो हम क्या करें? सब मिलकर के उसका जवाब हमें देना चाहिए। क्षेत्रीयताओं को ज्यादा जगह मिले। क्षेत्रीयताओं का मतलब जो रीजन्स है, ठीक है, हर जो रीजन है, जो वहां की संस्कृति है, जो वहां का कल्चर है, उसको स्थान मिलना चाहिए, उनकी भी मान्यताएं होनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय संघर्षों का समाधान बातचीत के द्वारा हो। और कोई भी अंतरराष्ट्रीय संघर्ष हो, कोई झगड़ा हो रहा हो, ठीक है, मान लीजिए कोई दो देशों के बीच में बाउंड्री को लेकर के झगड़ा है, दो देशों के बीच में लेकर के और किसी मुद्दे को लेकर के झगड़ा है, अगर कोई भी झगड़ा, कोई भी संघर्ष है तो उसका समाधान बातचीत के द्वारा होना चाहिए। मतलब लड़ाई झगड़ा ना करो, आप युद्ध मत करो, क्या करो? बातचीत के द्वारा ही उन संघर्षों का समाधान निकाल लेना चाहिए। हर देश की स्वतंत्र विदेश नीति हो, मतलब जो भी देश अपनी विदेश नीति बनाए वो बिल्कुल आजाद होकर के बनाए, किसी बड़ी शक्ति का उस पर दबाव नहीं होना चाहिए, सबकी फ्री और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए।
संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं द्वारा फैसले किए जाए तथा इन संस्थाओं को मजबूत, लोकतांत्रिक और शक्ति संपन्न बनाया जाए। तो संयुक्त राष्ट्र जैसी जो संस्थाएं, ठीक है, उनके द्वारा फैसले किए जाए। अगर किसी भी दो देशों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो रहा है, कोई झगड़ा हो रहा है, देश पूरी दुनिया में कोई बात चल रही है, तो उस पर जो फैसला है वो संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाएं करें और इन संस्थाओं को ज्यादा मजबूत बनाया जाए, लोकतांत्रिक बनाया जाए और शक्ति संपन्न बनाया जाए। मतलब इन संस्थाओं को शक्ति संपन्न बनाओ, इनको मजबूत बनाओ, इनको लोकतांत्रिक बनाओ, ना कि किसी देश को ताकतवर या उसको सुपर पावर बनाने की जगह इनको ज्यादा ताकतवर बनाना चाहिए। 2001 में भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो 2001 में 80 द्विपक्षीय दस्तावेज, द्विपक्षीय का मतलब क्या होता है, बायलैटरल रिलेशंस हुए, मतलब दो देशों के बीच में समझौते हुए, रूस और इंडिया के बीच में, दो देशों के बीच में समझौते करे गए और कितने 80 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करे गए। भारत को रूस के साथ अपने संबंधों के कारण कश्मीर ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान, पश्चिमी एशिया में पहुंच बनाने तथा चीन के साथ अपने संबंधों में संतुलन लाने जैसे मसलों में फायदे हुए। अब देखो, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत और रूस के संबंधों से भारत को क्या फायदा हुआ है, भारत को क्या बेनिफिट हुआ है रूस के साथ रिलेशन रखने से, देखो एक तो कश्मीर के मुद्दे पे हमेशा रूस ने हमारी बहुत मदद करी। संयुक्त राष्ट्र संघ में कभी भी हमारी आवाज को दबने नहीं दिया। रूस ने पूरा जी जान लगा करके, जोर लगा करके क्या करा है, सपोर्ट करा है। ऊर्जा आपूर्ति, एनर्जी की जो भी सप्लाई चाहिए उसमें हमारी मदद करता है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान, जो इंटरनेशनल टेररिज्म है, अंतर्राष्ट्रीय पूरी दुनिया में कोई भी आतंकवाद है उसकी जुड़ी कोई भी सूचना है कि हाँ भाई यहाँ पे अटैक हो सकता है, यहाँ कोई भी हो, कोई भी बात हो, उसकी सारी जानकारी का ये आदान प्रदान करते हैं, तो भारत को काफी मदद होती है। पश्चिम एशिया में पहुंच बनाने के लिए, ठीक है, पश्चिम एशिया में पहुंच बनाने के लिए, चीन के साथ अपने संबंधों में संतुलन करने में, चीन के साथ संबंधों में संतुलन करने में एक चीज यह भी देख सकते हैं, देखिए रशिया भी क्या है, परमानेंट सीट पर है और चाइना भी है। तो चाइना ज्यादातर इसलिए भी थोड़ा सा दब जाता है कि नहीं रशिया सपोर्ट कर रहा है, और हर बार रशिया खुलकर के संयुक्त राष्ट्र संघ में या पूरी दुनिया के किसी भी मंच पर वो भारत को खुलकर सपोर्ट करता है। वो चाइना के भी खिलाफ जा सकता है भारत के लिए, वो अमेरिका के खिलाफ जा सकता है, किसी के खिलाफ भी जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए। रूस को इस संबंध से सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है। अब देखो रूस को क्या फायदा हुआ, ये तो हमने जाना कि भारत को फायदा हो गया, और देखो संबंध वहीं बनते हैं जहां पे दोनों को फायदा हो, दोनों को बेनिफिट होना चाहिए। अब रूस को क्या फायदा है, भारत दूसरा सबसे बड़ा हथियारों का खरीदार है रूस से। रूस से अगर सबसे ज्यादा हथियार कोई खरीदता है तो दूसरे नंबर पर भारत है, ठीक है। भारतीय सेना को अधिकांश सैनिक साजो सामान रूस से प्राप्त होते हैं। तो देखो अब इसमें रूस को क्या फायदा हुआ, मॉनेटरी बेनिफिट, ठीक है, हथियार भेजे हैं, सेना के कोई सामान भेजे हैं, वो सारे सामान भेजे, तो अब रूस को क्या हुआ, बेनिफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ, उसका पैसा मिला, तो इससे रूस की जो इकोनॉमी है वो भी बढ़ रही। चूंकि भारत तेल के आयातक देशों में से एक है, इसलिए भी भारत रूस के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए भारत तेल के आयातक देशों में तो तेल मंगवाता है भारत, तो अब रूस में हमने देखा था तेल और जो प्राकृतिक संसाधन है वो बहुत ज्यादा है, तो अब तेल भारत रूस से मंगवा रहा है, तो रूस को फिर से एक बार क्या हो गया, रूस इंपोर्टेंट हो जाता है भारत के लिए और भारत रूस के लिए। भारत रूस से अपने ऊर्जा आयात को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जो एनर्जी सप्लाई है उसको और बढ़ाने की कोशिश कर रहा है कि जो रशिया से हमारे पास एनर्जी सप्लाई ज्यादा हो, ऊर्जा की जो आपूर्ति है वो हमारे पास बढ़ती जाए। ऊर्जा के लिए ऐसी कोशिश कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ भी चल रही है। इन गणराज्यों के साथ सहयोग के अंतर्गत तेल वाले इलाकों में साझेदारी और निवेश करना भी शामिल है। देखो अब कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में जो तेल वाले इलाके हैं वहां पे साझेदारी और निवेश करने की भी भारत सरकार कोशिश कर रही है कि वहां पे हमारी कंपनी निवेश करे, ठीक है, और साझेदारी में मिलकर के हम लोग काम करें तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान की सरकारों के साथ। रूस भारत की परमाणविक योजना के लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो कोई भी परमाणविक एटॉमिक जो योजनाएं भारत की रहती है उसके लिए भी रूस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रूस ने भारत के अंतरिक्ष उद्योग में भी जरूरत के वक्त क्रायोजेनिक रॉकेट देकर मदद करी थी। तो अंतरिक्ष के उद्योग मतलब अंतरिक्ष के रिगार्डिंग भी क्रायोजेनिक रॉकेट देकर के भारत की मदद करी। मतलब आप ये कह सकते हो कि भारत और रूस के संबंध बिल्कुल ऐसे हैं कि हर मुसीबत में खड़े हैं। जैसे दो पड़ोसी देश नहीं होते, जो पड़ोसी देश क्या, दो जो पड़ोसी होते हैं तो उनमें मतलब कोई परेशानी होती है वो उसके घर जाता है भाग करके, वो उसके घर आता है, खान पीन का भी कभी शक्कर उसके घर से लिया है, वो अदरक इधर से ले गए, ठीक है, रिश्तेदार आते हैं तो भी मतलब वो उसके घर सो रहे हैं, वो उसके, मतलब बिल्कुल ये नहीं कहता परिवार वाला सा संबंध होता है, वो वाला संबंध भारत और रूस में। हर जगह रूस भारत को सपोर्ट करता है और भारत रूस को सपोर्ट करता है।
भारत और रूस विभिन्न वैज्ञानिक परियोजनाओं में साझेदार है। तो काफी जो वैज्ञानिक परियोजनाएं हैं, जो साइंटिफिक प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसमें भी भारत और रूस दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। ओके, तो यहां तक आपका एक तरीके से पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं सोवियत संघ के विघटन का घटना चक्कर। अब चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आप लोगों को क्या है कि इस घटना चक्कर से कि सोवियत संघ कैसे टूटा, आपको पूरी जो जानकारी है वो पूरी की पूरी भी 5 मिनट में मिल जाएगी। ठीक है, मार्च 1985, अब 1985 से आ जाओ। मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए। तो मार्च 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव क्या बने, कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बन जाते हैं, जनरल सेक्रेटरी बन जाते हैं। मतलब तो सबसे बड़ी जो पोस्ट होती है उस पोस्ट पे मिखाइल गोर्बाचेव पहुंच चुके हैं। और कम्युनिस्ट पार्टी जो वहां की वही सबसे ज्यादा पावरफुल है। कम्युनिस्ट पार्टी का प्रमुख बनाया, बोरिस येल्सिन को रूस की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रमुख बनाया। अब ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो पूरी सोवियत संघ की है। अब सोवियत संघ की है तो रूस अलग और अलग अलग देश। तो रूस की जो सोवियत संघ थी उसका प्रमुख किसको बनाया गया, बोरिस येल्सिन को बनाया गया। ठीक है, और मॉस्को का मेयर भी बना दिया जाता है। सोवियत संघ में सुधारों की श्रृंखला शुरू हुई और सोवियत संघ में जो सुधार है उसकी स्टार्टिंग होती है, जो सुधारों की सीरीज है कि भाई अब ये सुधार होगा, फिर ये होगा, ये होगा, वो स्टार्ट हो चुके थे। तो अब देखिए मार्च 1985 में 3 काम हुए। पहला, मिखाइल गोर्बाचेव का सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव बनना, जो कि सबसे टॉप पोस्ट है। फिर उन्होंने बोरिस येल्सिन को रूस की जो कम्युनिस्ट पार्टी उसका प्रमुख बना दिया और सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत हो चुकी है। फिर आ जाइए 1985 के बाद 1988 में लिथुआनिया में आजादी के लिए आंदोलन शुरू, एस्टोनिया और लताविया में भी फैला। देखियो अब लिथुआनिया, अब आ जाइए लिथुआनिया में, आपको दिखा देता हूं कहां पर है। देखिए ये एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया। तो ये वाला यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ये लिथुनिया है। अब जब लिथुनिया में आजादी के लिए आंदोलन फैला तो एस्टोनिया और लताविया पास पास में, तो इन दोनों में भी वहां से प्रेरित होकर के आंदोलन फैलता गया। फिर आ जाते हैं अक्टूबर 1989 पे। सोवियत संघ की घोषणा की वार्सो समझौता के सदस्य अपना भविष्य तय करने के लिए स्वतंत्र है। नवंबर में बर्लिन की दीवार गिरी। ठीक है, अब अक्टूबर में वार्सो समझौता, ये कहा गया कि जो वार्सो समझौता हम लोगों ने करा था कि भाई हम लोग मिलकर के अगर एक पर युद्ध होगा तो सब मिलकर के जवाब देंगे। तो अब कह दिया गया वार्सो समझौते में जितने भी सदस्य थे वो सब अब अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपनी मिलिट्री पॉलिसी बनाने के लिए आजाद है। वो चाहे जैसी पॉलिसी बना सकते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि एक तरीके से वार्सो समझौते को बिल्कुल खत्म सा ही कर दिया। और नवंबर में बर्लिन की दीवार गिर गई थी। फरवरी 1990 गोर्बाचेव ने सोवियत संसद ड्यूमा के चुनाव के लिए बहुदलीय राजनीति की शुरुआत की। अब ये तक यहां पर क्या था कि सिर्फ और सिर्फ जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जो साम्यवादी दल है, वही चुनाव लड़ सकता है और उसी के ही जो पदाधिकारी हैं वही बैठेंगे। परंतु यहाँ पे गोर्बाचेव ने फरवरी 1990 में जो सोवियत संघ की संसद थी ड्यूमा, आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा कि सोवियत संघ की संसद का क्या नाम था, ड्यूमा, वहां की पार्लियामेंट का क्या नाम है, ड्यूमा। तो ड्यूमा के चुनाव के लिए बहुदलीय राजनीति की शुरुआत कर दी कि भाई अब 1, 2, 3 पार्टियां नहीं होंगी, बहुत सारी पार्टी होंगी और बहुत सारी पार्टियां क्या है, चुनाव लड़ सकती है और अपनी सरकार बना सकती है। इससे क्या हुआ, सोवियत सत्ता में कम्युनिस्ट पार्टी का 72 वर्ष पुराना एकाधिकार समाप्त हो चुका था। तो जो 72 साल से सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी जो राज कर रही थी वो राज अब खत्म हो चुका था। अब बहुदलीय व्यवस्था है, अब कोई भी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है। जून 1990 रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता घोषित की। तो अब जून 1990 में जो रूस का संसद है उसने ये कह दिया कि भाई सोवियत संघ से हम अब आजाद हैं, सोवियत संघ में अब हमारी कोई भागीदारी नहीं है, सोवियत संघ अलग और रूस अलग। मार्च 1990 में लिथुआनिया स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य बन गया। तो लिथुआनिया ने क्या कर दी, घोषणा कर दी मार्च 1990 में। ये देखना वो जून में है और ये मार्च में। तो मार्च 1990 सबसे पहले जो घोषणा करी आजादी की वो किसने करी, लिथुआनिया ने करी है। 1991 में येल्सिन का कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा और रूस के राष्ट्रपति बने। तो उन्होंने जून 1991 में बोरिस येल्सिन ने क्या कर दिया, कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दे दिया और रूस के राष्ट्रपति बन जाते, पहले राष्ट्रपति रूस के बन जाते। अगस्त 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी के गर्मपंथियों ने गोर्बाचेव के खिलाफ एक असफल तख्तापलट किया है। इसके बारे में अपन लोगों ने पढ़ा था कि गर्मपंथी जो है, जो वहां के हार्डलाइनर्स हैं, उन्होंने सोवियत संघ में गोर्बाचेव को किडनैप भी करा, परंतु वहां पे थोड़ा सा बोरिस येल्सिन ने भी समर्थन करा और वो जो तख्तापलट जो सेना ने वहां का करा था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। सितंबर 1991 में एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया तीनों बाल्टिक गणराज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने। और सितंबर 1991 में एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, ये जो तीनों बाल्टिक गणराज्य, जो बाल्टिक कंट्रीज हैं, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन गए, मतलब यूएनओ के सदस्य बन गए। मार्च 2004 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में भी शामिल हो गए। ठीक है, अब 1991 में तो ये क्या है, यूनाइटेड नेशन के सदस्य बने, यूएनओ के। अभी तक तो क्या था, यूएसएसआर ही था। तो यूएसएसआर में सबके सब थे। ठीक है, यूएसएसआर में सबके सब थे, पर अब ये अलग हो गए तो ये यूएनओ में अब जुड़ गए। उसके बाद 2004 के मार्च में आकर के नाटो में भी जुड़ गए, मतलब अमेरिका के सपोर्ट में चले गए।
दिसंबर 1991 में रूस, बेलारूस और यूक्रेन ने 1922 की सोवियत संघ के निर्माण से संबंध संधि को समाप्त करने का फैसला किया और स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल बनाया। देखिए, अब रूस ने, बेलारूस ने और यूक्रेन ने, इन तीनों ने 1922 में जो सोवियत संघ बना था उसके तहत जितनी भी संधियां, संबंध जो भी बने उन सबको समाप्त करने का फैसला किया और उनकी जगह क्या बनाया जाएगा, एक राष्ट्रकुल बनाया जाएगा। मैंने आपको बताया था CIS के बारे में, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स का बनेगा, ठीक है, जो मतलब अब उसमें आप दबाव में नहीं हो, आप सब अपने अपने अलग अलग हो, वो एक ग्रुप की तरह रहेगा जिससे हम लोग काम साथ में मिलकर कर सकें। आर्मेनिया, अजरबैजान, मालदोवा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान भी राष्ट्रकुल में शामिल है। तो ये सारे जो देश हैं ये राष्ट्रकुल में शामिल है। जॉर्जिया 1993 में राष्ट्रकुल का सदस्य बना और जॉर्जिया फिर 1993 में राष्ट्रकुल का सदस्य बन गया। संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की सीट रूस को मिली और यह तो हम लोग जानते ही हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, ठीक है, उसमें USSR परमानेंट सीट पर था और USSR का जो उत्तराधिकार है वो रूस है, तो रूस को वो स्थायी जो सीट है वो मिल जाती। 25 दिसंबर 1991 को गोर्बेचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया, ठीक है। सोवियत संघ के राष्ट्रपति मतलब कम्युनिस्ट पार्टी का जो महासचिव है उसके पद से इस्तीफा दे दिया और सोवियत संघ का अंत हो गया। तो 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ फाइनली डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ओके, तो ये हमारा जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो गया। मैंने लास्ट में आपको एक MCQ दिया था जिसका आंसर होगा बेटा D। ओके, तो यहाँ पे जो आज हमारा चैप्टर है दो ध्रुवीयता का अंत, उसका मैंने कर दिया है अंत, ठीक है, दी एंड इसका कर दिया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप लोग करिएगा। एक बात मुझे आप और बताइएगा कि अब कौन सी बुक का कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए, फिर अपन वही स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।